सफल होगी तेरी आराधना। और डालो। आराधना, आज से ये सारा सोना तुम्हारा। अब इस सोने को लेकर इस घर से निकलो और वापस कभी लौटकर मत आना। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं एमडी, इस नौकरानी को इसके काम की पेमेंट दे रही हूँ। इतना बड़ा काम किया इसने हमारे लिए, बच्चा दिया, हमारी फैमिली पूरी की, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है हमने। और वैसे भी अपने कोक को गिरवी रखना हर किसी के बस की बात तो होती नहीं है ना, इसीलिए इसे थैंक यू कह रही हूँ। और जो ये डिजर्व करती है उससे ज्यादा पेमेंट कर रही हूँ। ये थैंक यू नहीं है दामिनी, बल्कि उसकी बेइज्जती कर रही हो तुम। कैसे? क्या ये नौकरानी नहीं है हमारी? काम नहीं करती हमारे लिए, चंदा झाड़ू पोछा करती है, जलेबी घर देखती है, महाराज जी हमारे लिए खाना बनाते हैं, इसने बच्चा पैदा करके दिया, तो ये भी काम ही हुआ ना। तो पेमेंट कर रही है उसका, क्या गलत किया? अब ये गरीब लोग ना हर काम पैसों के लिए करते हैं, इसलिए देती है पैसे। और इतने पैसे दिए हैं कि अब इसकी 7 पुश्ते बैठकर खाएंगी। आराधना घर की नौकरानी नहीं है। और ये हरकत तुम उसके साथ नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती? तुम इसे इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? 1 साल इसके साथ रहकर इसे पसंद करने लग गए हो क्या? एक साल इसने मेरे बच्चे को पाल लिया तो तुमने इसे विनायक की मां समझ लिया? दामिनी, आपकी शक्ल बता रही है एमडी कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है, इसलिए कल इसके साथ इतना चिपक चिपक कर बैठे थे। ओह शट अप! जो भी मुंह में आए बके जा रही हो तुम। ऐसा इंसान नहीं हूं मैं। इसे थैंक यू कहने के बदले इसका मजाक उड़ा रही हो तुम। मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रही हो तुम। आप कुछ भी करें और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। ये मेरा भी घर है एमडी, और अगर आपको मुझे गलत प्रूफ करना ही है ना तो निकालिए इस लड़की को यहां से। जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी ना तो मेरा बेटा होगा और ना आप। दोनों के दोनों इसके पल्लू से चिपके रहेंगे। निकल यहां से, अभी निकल, निकल। आराधना कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? मैंने कहा ना वो कहीं नहीं जाएगी। आपको बताना होगा वो क्यों नहीं जाएगी यहाँ से। क्योंकि आराधना मेरी पत्नी है। ये क्यों कहा आपने ऐसा? इनकी तबीयत खराब हो गई तो, अगर इन्हें सितवा लगा तो? मेरी बात तो सुनो दामिनी। दामिनी, माधव ठीक कह रहा है। एक बार उसकी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो फैसला लेना है ले लो। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, प्लीज एक बार सुन लीजिए। देखो दामिनी, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमसे चीजें छुपाने लगा हूं,
तुम्हें सच नहीं बता रहा या तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है दामिनी। सच तो ये है कि मैं मजबूर था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था, या अगर मैं कुछ भी तुम्हें कह दूं या किसी किस्म का सदमा तुम्हें पहुंचे तो उससे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करता? इसमें ना मैं गलत हूं ना आराधना गलत है, ना इसके लिए मेरे दिल में कुछ है। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि आराधना ने ही हमारा सपना पूरा किया। दामिनी, दामिनी, भाभी, भाभी, ये क्या कर रही हो? नहीं दामिनी रुक जाओ। ये क्या पागलपन है? ये छुरी पागल होगी हो, क्या करने वाली थी तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? दामिनी जी, जो कुछ भी हुआ था उसमें साहब जी की कोई गलती नहीं है। हमें ये शादी सिर्फ इस समाज के दबाव में आकर करनी पड़ी क्योंकि उनकी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। माधव दास भारद्वाज को इस लड़की के साथ विवाह करना ही होगा। उन पर, मुझ पर, यहाँ तक कि विनायक पर भी उंगलियां उठ रही थी और सिर्फ अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। शादी करना चाहती हो ना मुझसे? मैं आज अभी इसी मंडप में तुम्हारे साथ शादी करूंगा। आप मेरा यकीन कीजिए, ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ नाम का रिश्ता है ये, बस। और साहब जी के दिल में आज भी सिर्फ आप हैं और उन्होंने वो जगह किसी और को नहीं दी है। कहना आराधना कि मैं सिर्फ दामिनी से प्यार करता हूँ और उसी से प्यार करता रहूंगा और दामिनी की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। और रही बात हम दोनों के रिश्ते की, तो हमारे बीच आज तक पति पत्नी का रिश्ता ना तो कभी था और ना ही आगे कभी होने वाला है। उन्होंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है। साहब जी आज भी सिर्फ आपके हैं। आराधना सच कह रही है, घबराओ मत। आज से मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। हमारा रिश्ता जैसा था वैसा ही है। हर इंसान अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कमाता है और मैंने भी सिर्फ अपने दादू की जान बचाने के लिए अपनी कोख किराए पर दी थी। लेकिन विनायक का और मेरा रिश्ता अनमोल है और मेरी ममता की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मैंने उसे इसलिए नहीं पाला है कि बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए। वो मेरा बेटा है। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसकी ममता की कीमत लगाई जाए। मैंने आपसे किया हुआ अपना वादा पूरा किया है दामिनी जी। विनायक को अपने माँ बाप मिल गए, उसे अपना अधिकार मिल गया। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मेरी तपस्या सफल हुई। आज मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आज के बाद आपको मेरे और साहब जी की या फिर मेरे और विनायक के रिश्ते के बारे में फिक्र करने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी।
आराधना बोलो। मैंने दामिनी जी से कहा था ना साहब जी, आज के बाद उन्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आज से कभी भी उन्हें मेरी वजह से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आराधना तुम क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया साहब जी, लेकिन आप विनायक का ख्याल रखिएगा। आराधना कैसी बहकी बातें कर रही हो तुम? देखो जो भी कहना है सामने आके कहो, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं अब वापस नहीं आ सकती साहब जी, मैं घर से बहुत दूर आ चुकी हूँ और अब मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। आराधना ये कैसा मजाक कर रही हो तुम? और बिन बताए कहाँ चली गई हो? वो भी इतनी देर रात, कम से कम बता के जाती। ये दुनिया इतनी बड़ी है ना साहब जी, यहाँ तो सर पर रहने के लिए छत तो मुझे कहीं भी मिल जाएगी ना। और फिर अगर मैं आपसे मिलने आती ना तो विनायक को देखकर मेरी ममता मेरे कदम रोक ही लेती। इसीलिए मुझे ऐसे बिना बताए यहाँ आना पड़ा। हम जिस चक्रव्यूह में फंस गए हैं ना, उससे बाहर निकलने का अब यही एक रास्ता है। और आप मेरा यकीन कीजिए, आपके और दामिनी जी के बीच आने का मेरा कभी भी कोई भी इरादा नहीं था। मैं तो खुद विनायक को आप दोनों को सौंप देना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला और हमें एक ऐसे बंधन में बांध दिया जिसमें बनने की ना तो हमारी कोई जरूरत थी, ना ही हमारा कभी कोई इरादा था। लेकिन अब इस जबरदस्ती के रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ने का यही सही समय है। आराधना कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? देखो मेरा कहने का मतलब है कम से कम बता के जाती है कहाँ जा रही हो। मैं तुम्हारे लिए प्लेन की टिकट बुक कर देता, रहने का इंतजाम कर देता। नहीं, आप मेरी चिंता मत करिए साहब जी। एक माँ बनने के बाद में ना मैं बहुत मजबूत बन चुकी हूँ। मैं किसी भी मुश्किल का सामना अकेले कर सकती हूँ। जब मैंने विनायक को ऐसे अकेले पाल लिया तो अब मैं किसी भी जगह किसी भी हालात में रह सकती हूँ। और फिर मुंबई तो मेरा अपना घर है ना, वहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आराधना पता नहीं आराधना कहाँ होगी, किस हाल में होगी, उसे ट्रेन मिली भी होगी कि नहीं। इतनी रात को कौन हो सकता है? आराधना ये सब क्या है? और ये चोट, ये क्या हुआ तुम्हें? वो विलास राव मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। किशन पुलिस को फोन करो अभी। तुम आओ इधर आओ। क्या चलता पानी लेकर आओ, इधर बैठो। भैया बहुत समय से विलास पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। वो किडनैपिंग केस के बाद बार बार उन्हें चकमा देके भाग रहा है। क्या किया विलास ने तुम्हारे साथ? वो विलास ने मुझे जबरदस्ती मुंबई लेकर जाने की कोशिश की। मुझे तो लगा था कि वो यहाँ से चला गया है, लेकिन वो यही है। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भाग कर आई हूँ। ये विलास कौन है? एक सड़क छाप गुंडा है। मुंबई में हमें लूटने की कोशिश की थी उसने, तुम्हें चोट भी पहुंचाई थी, याद है? हाँ हाँ। और आराधना का पीछा करते करते वो यहाँ तक आ गया। हमारे बच्चे को भी किडनैप किया था उसने।
घबराओ ये मत। विलास मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा एमडी। आप बस मुझे और 4-5 दिन यहाँ रहने दीजिए ना। जैसे ही विलास का खतरा टल जाएगा मैं खुद निकल जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, तुम घबराओ मत, तुम यहाँ रह सकती हो। I mean, देखो दामिनी, इतना तो हम इसके लिए कर ही सकते हैं ना। हमारा फर्ज बनता है इसकी मदद करना। कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाए तो। तुम यहाँ रह सकती हो, फिक्र मत करो। चंदा, इसका रूम तैयार करो और घबराओ मत। विलास को हम पूरी तरह पकड़ने की कोशिश करेंगे इस बार। और तुम टेंशन मत लो, वहीं मुंबई की टिकट भी मैं बुक कर दूंगा और वहां रहने का इंतजाम भी कर दूंगा, ताकि तुम्हें कोई आगे जाके फिक्र ना हो। चले एमडी। हाँ चलो चलो। अरे यार, आज तो बहुत ज्यादा पैसे मिल गए। रवि किशन की फिल्म होती तो 1-2 हफ्ते का ही काम चल पाता, पर आज माधव दास भारद्वाज के घर नकली डॉक्टर अटेंडेंट की एक्टिंग करके जो पैसे मिले ना, उससे कम से कम साल भर तो कमाने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। कोई पहचान जाएगा तो पोल खुल जाएगी हम दोनों के फ्रॉड की। चल निकलते हैं यहाँ से। चल चल चल। इस वक्त इनके लिए कोई भी सदमा जानलेवा हो सकता है। रुको, कौन हो तुम लोग? हाँ? रुको! अगर वो दोनों एक्टर्स थे और यहाँ आकर ड्रामा कर रहे थे, इसका मतलब है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है दामिनी जी के साथ में। मुझे हर हाल में उनके सच का पता लगाना होगा। इतनी मुश्किल से इस लड़की को इस घर से निकाला था, फिर वापस आ गए। उसे यहाँ से जाना होगा। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, हमारे घर में से खाने की इतनी अच्छी खुशबू पहले तो कभी नहीं आई। आराधना, सॉरी दामिनी जी, अब आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन आज का सारा नाश्ता मैंने ही बनाया है। आप सबने मुझे इस घर में रहने की इजाजत दी, खासकर आप मेरे लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हैं, इसीलिए आज सबको थैंक यू बोलने के लिए मैंने ये महाराष्ट्रन नाश्ता बनाया है। अगर ये परोसी रही हो तो बता भी दो, इन सबका नाम क्या है? देखिए, ये है तर्री पोहे और ये थाली पीठ, यानी कि चावल, बाजरा और ज्वार का पराठा, और ये पूरन पूरी है, हमारी गुड़ वाली एक रोटी होती है वो। ये पूरन पोली तो काफी अच्छी है। थैंक यू। आपने तो ये सब खाना पहले से ही खाया होगा ना? आप महाराष्ट्र में इतने लंबे समय तक रही थी, तो इन सब में से सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? ये थाली पीठ। चिच्ची, यहाँ तो कभी सौतन कभी सहेली का नया वर्जन स्टार्ट हो गया है। देखिए, एक बीवी दूसरी बीवी को खाना सर्व कर रही है। आराधना, तुम खड़ी क्यों? माधव के पास बैठो, पहले भी तो बैठ चुकी हो।
याद है ना, माधव ने हम सबसे कहा था कि तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, मेहमान हो, सदस्य हो। तो बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। कड़ी पत्ता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुमने कड़ी पत्ता डाला है, ये तो डिशेस का स्टार ही बन गया। अच्छा, लेकिन महाराष्ट्र में तो हर चीज में कड़ी पत्ता ही डलता है। तो अपने कर्जत में इतने लंबे समय तक खाना कैसे खाया होगा? वैसे आप वो अष्टविनायक मंदिर में गई थी या नहीं? कर्जत में बहुत मान्यता भी है उसकी। और हाँ, वैसे भी आप तो गणपति बापा में मानती है ना, तो आप तो वहाँ दर्शन करने गई होंगी। अष्टविनायक मंदिर? हाँ, वो कर्जत चौक के पास में ही है। और वहाँ तो लोग पैदल भी आते हैं दर्शन करने के लिए। आप साल भर रही वहाँ पर, फिर भी एक भी बार नहीं गई दर्शन के लिए? वो 6 महीने तो मैं कोमा में ही थी, और फिर 6 महीने मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। आप विनायक का नाम तो नहीं बदलेंगी ना? इतना पुराना और बुड्ढो जैसा नाम कौन रखता है? एमडी, तुमने क्यों इतना ओल्ड फैशन सा नाम रखा हमारे बेटे का? हमने ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे कहने पे ही तो विनायक का नाम रखा गया था। तुमने ही तो कहा था यही कि तुम बच्चे का नाम विनायक रखना चाहती हो, और तुमने गणेश जी के सामने ही मन्नत मांगी थी, इसलिए तो नाम विनायक रखा गया। 1 साल पुरानी बात मुझे तो याद ही नहीं है। मैं ना थोड़ा स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ, मेरा सर भी दर्द हो रहा है। हम कमरे में जा सकते हैं? ठीक है, चलो। और आराधना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि दामिनी की तबीयत कैसी है, तो बेहतर ये होगा कि ऐसे वैसे सवाल ना पूछो। माफ कीजिएगा साहब जी, मुझसे गलती हो गई। कुछ तो गड़बड़ है, क्या करूं, कैसे पता करूं? जीजी, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये जेठानी जी 6 महीने तक कोमा में थी और 6 महीने तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, तो फिर 6 महीने कर क्या रही थी? क्या चल रहा था इनकी लाइफ में? क्या चल रहा होगा? बीमार थी, बिस्तर पर पड़ी होगी ना। पर जीजी, बीमारी में इंसान इतना बदल जाता है क्या? अरे इनमें तो जेठानी जी वाले कोई गुण ही नहीं है। हाँ वो तो है, पर डिम्पल तुम भी वही थी ना जब डॉक्टर हमसे कह रहे थे कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, दवाइयाँ खा रही है, इसलिए ऐसे बर्ताव कर रही है। कुछ वक्त के बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन दवाइयाँ खा के इंसान की पर्सनालिटी इतनी चेंज हो जाती है क्या? हम आप तो इतनी स्मार्ट हैं, आप तो आलू भी देखभाल के, सोच समझ के, परख के खरीदती हैं। तो ये जेठानी जी 2.0 आपने बिना किसी सॉलिड प्रूफ के यूं ही घर में रख ली? आप क्या प्रूफ देखना? उसकी बातों से यही लगता है कि वो सब कुछ जानती है। माधव भी यही कह रहा ना कि वो दामिनी है, तो हम सवाल कैसे उठा सकते हैं? 20 साल पुराना उनका रिश्ता है। अगर माधव ये कह रहा है कि वो दामिनी है, तो वो दामिनी ही होगी। जी, कुछ तो गड़बड़ है। अभी मैंने जानबूझकर दामिनी जी से टेबल पर जो कुछ भी सवाल किए, उनसे इतना तो साबित हो चुका है कि ना ही ये कर्जत में थी और ना ही इन्हें कर्जत के बारे में कुछ भी पता है। मैं चाहकर भी साहब जी को तो ये बात बता नहीं सकती, क्योंकि वो मानेंगे भी नहीं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर ये सच में दामिनी जी ही है तो फिर वो झूठ क्यों बोलेंगी? और अगर नहीं तो फिर ये है कौन और यहाँ करने क्या आई है?
आपके लिए ये कोई चिट्ठी छोड़कर गया है। मेरे लिए? जी। ठीक है। मला माहिती आहे विलासरावने काहीही केले नाही. तुम्ही विलासराव असल्याचा आव आणून इथे आलात. तुम्ही खोटं बोलतात. विलासराव का बहाना बनाकर तुम यहाँ आई हूँ, पर तुम्हारा राज मेरे पास सेफ है. अपना शुभ चिंतक समझो मुझे और इसे एक चेतावनी. तुम्हारी जिंदगी में कुछ सही नहीं होने वाला. बहुत बड़ा तूफान आने वाला है. कोई नहीं बचेगा. हो सके तो बचा लो अपने परिवार को. पर इसका मतलब क्या है? कहीं ये साहब जी और मेरे विनायक पर कोई खतरा तो नहीं? यस मिस्टर अग्रवाल जी। साहब जी! क्या हुआ आराधना, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? साहब जी वो चाकू से आप देखिए. अरे उस चाकू से क्या, इससे क्या? दामिनी चाकू इसलिए लेके आई क्योंकि मैंने मंगाया था. मुझे फ्रूट कट करने थे और कुछ नहीं. आराधना मैं तुमसे बात कर रहा हूं. मैं जानता हूं कि दामिनी की तबीयत ठीक नहीं है और पिछले कुछ दिनों में वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और दूसरों को भी. लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, मतलब सब कुछ ठीक है. ये चिट्ठी ये आपने भेजी थी ना मुझे? क्यों भेजी है? करना क्या चाह रही हैं आप और आपका इरादा क्या, आप बताइए मुझे अब. कौन सी चिट्ठी, कौन सा इरादा? एमडी ये लड़की क्या कह रही है? क्या किया है मैंने? क्या कहना चाहती हो आराधना? तो चिट्ठी में क्या है? आप खुद देख लीजिए. खाली पेपर है, कुछ नहीं लिखा इस पर. एमडी एक्सीडेंट मेरा हुआ है, दवाइयां मैं ले रही हूँ, पर लगता है कि दिमागी हालत तो इसकी ठीक नहीं है. मुझे ना लगता है कि विलास राव के हमले के बाद बेचारी बहुत स्ट्रेस में आ गई है. आराधना मैं जानता हूं तुम टेंशन में हो. पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसी के लिए भी आसान नहीं है, ठीक है? लेकिन तुम फिक्र मत करो, यू नीड टू रिलैक्स. सब ठीक हो जाएगा. मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया ना, वादा किया. मैं तुमसे बात कर रहा हूं आराधना कि विलास को मैं पकड़ लूंगा. सो रिलैक्स, सब ठीक होगा. तुम सेफ हो. चलो जाओ आराम करो प्लीज. भैया दीदी और डिंपल तो चले गए, हम भी चलते हैं भैया. सब हमारा इंतजार कर रहे हैं. मंदिर में अगर देरी होगी भैया तो सबको अच्छा नहीं लगेगा. तो क्या ना किशन, दामिनी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है. मैं सोच रहा था मैं भी उसके साथ यहीं रहूं. तुम जा. भैया उस मंदिर की स्थापना हमारे परिवार ने की थी. हर साल स्थापना दिवस की आरती आप खुद अपने हाथों से करते हैं. अगर आप नहीं चलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा भैया. ठीक है चलो जा. वैसे पंडित जी कितने बजे आ रहे? एक सेकंड. आराधना जी हम अपने कुल देवता के मंदिर जा रहे हैं. वहां पे हमने पूजा रखी है. पूरा परिवार भी गया. तुम भी चलो.
माधव जी, आरती का समय हो गया है, चलिए आरती शुरू करते हैं। देख रहे हैं आप? एक तरफ जेठानी जी घर वाली है और दूसरी तरफ आराधना बाहर वाली। असली मजे तो आपके भैया के हैं। अभी भी कुछ भी बोलती हो यार तुम। सिचुएशन तो देख लिया करो। मंदिर में खड़ी हो तुम। अरे सही बात कहने के लिए जगह देखी जाती है क्या? अरे अभी तो एंटरटेनमेंट बाकी है। अभी तो लोगों को पता चलने दो कि पहली बीवी वापस आ गई है, तब शुरू होगा असली तमाशा। मैंने कहा भाभी जी नमस्ते। भाभी जी लेकिन एक बात कहूं, मुझे आपके लिए ना बड़ा बुरा लग रहा है सच्ची। देखिए ना, पत्नी होकर भी आपको पत्नी का हक ही नहीं मिल रहा है। अरे दामिनी भाभी तो हर साल माधव के साथ वहां खड़े होकर आरती करती थी। देखिए ना कैसे आपको यहाँ परायों की तरह पीछे खड़ा कर रखा है। हाँ, पता लगा कि दामिनी भाभी वापस आ गई है। भाई पहली पत्नी के सामने दूसरी पत्नी को उसका हक देने की हिम्मत हर किसी में थोड़ी ना होती है। और वैसे भी हालात बड़े जालिम होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं भाई। पता ही नहीं चलता कि किस पत्नी को कौन सा दर्जा दिया जाए। ऐसे में आदमी फंस जाता है भाभी जी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे रे रे रे, नहीं 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 भाभी जी, आप ना अपनी तकलीफ मुझसे तो मत छुपाइए। मतलब आपके घर का ही तो हूं। और वैसे भी दो दो पत्नियां संभालने की एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा किसको है भाई। क्या कर रहे हो? अरे साले साहब, ये भी कोई बात हुई? पूजा के लिए आए हैं भाई। भले ही आप हमें अपने परिवार का सदस्य ना मानते हो, लेकिन पूरी दुनिया के लिए आज भी मैं इस घर का दामाद हूं और इस शहर के XMLA। तो इसलिए आज भी इस शहर में जो भी महत्वपूर्ण पूजा या सम्मेलन होता है उसमें हमें बुलाया ही जाता है। लगता है भाभी जी आपको मेरे बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं है। हम समाज सेवक हैं, इसलिए अगर आप कहीं भी कभी भी फंसे ना तो हमें बुला लीजिए। आपका ये नंदो यूं यूं फटाक से आपके सामने हाजिर हो जाए। फिलहाल अपनी हाजिरी कहीं और जाके दो। माधव, इसे इग्नोर करो। लोग यहाँ आए हैं, तमाशा खड़ा मत करो। शिवानी भी यहाँ है। हम नहीं चाहते तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हो। बोलो दामिनी। MD, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप प्लीज जल्दी घर आ जाए। मैं भी आ रहा हूं। अरे रे 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 भाभी जी, लगता है
इसकी पहली पत्नी का फोन आ गया। हाँ, इसीलिए तो देखो कैसे बिना बताए भाग गया है। हाँ, सच ही तो है ना भाभी जी, पहली पत्नी की तरफ पति का हमेशा झुकाव होता ही है। भाभी जी, दामिनी, सॉरी एमडी, मैंने ना झूठ बोलकर तुम्हें यहाँ बुला लिया। पर क्या करूं, कब से हम दोनों ने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं किया। जब से वापस आई हूं, एक बार तुम्हारा चेहरा भी ठीक से देखने को नहीं मिला। इतना मिस कर रही थी तुम्हें कि आज जब देखा कि हम अकेले हैं तो सोचा इसका फायदा उठा लो। कैसी बातें कर रही हो तुम दामिनी? मैं पूजा से भाग कर आया हूं, पूरा परिवार है वहां पर पंडाल में। मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम क्या चाहते हो कि मैं हमेशा बीमार ही रहूं? जब देखो वही सोचते रहते हो। वैसा कुछ नहीं। जब से वापस आई हूं, तुम्हें देखा है, अपने बेटे को देखा है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब बस एक ही चीज है जो मुझे बेचैन कर रही है। आप समझ रहे हैं ना? नहीं, यस। नो इफ्स एंड नो बट्स। अब बस वही होगा जो मैं चाहती हूँ। घर की सारी टेंशन, मेरी बीमारी, वो लड़की, इन सब ने हमें बहुत दूर रखा है। पर अब नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? पर मेरे एमडी मेरे होंगे ना, तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगी। दामिनी, देखो, हम घर पे अकेले हैं, विनायक सो रहा है, अब ये रात सिर्फ हमारी। मेरे वाले एमडी ना मेरे वापस आने के बाद एक पल भी मुझे नहीं छोड़ते। ये एमडी थोड़ा बदल गया है। देखो दामिनी, सुनो मेरी बात सुनो। भाभी जी परेशान लग रही हैं या उदास हैं? या अकेलापन है? जी, मेरा मतलब जब पति नहीं होता है तो पत्नियां अकेली रह जाती है ना। लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपको कोई अकेला छोड़ेगा। सब आपके साथ ही हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आपको कभी अकेलापन फील ही नहीं होने देंगे। देखिए, कुछ लोग तो यहाँ आए ही आपके लिए हैं। मतलब देखिए ना, इस परिवार के हम मेंबर होके भी बाहर वाले ही हैं। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दें। ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी सोच लीजिए, यही हूं मैं। यहाँ समय बर्बाद मत करो, फौरन घर जाओ। आज दामिनी नहीं रुकेगी, माधव को अपना बना कर रहेगी वो।
खतरा बढ़ता जा रहा है। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, हटिए। तुम ठीक हो? You okay? क्या हो गया आराधना? क्या कर रही थी तुम? ये क्या बदतमीजी है? आज सुबह से ही ऐसा कर रही है एमडी। देखा था ना कैसे सुबह हमारे कमरे में घुसकर मेरे हाथ से चाकू छीन लिया और वो खाली चिट्ठी दिखाकर पता नहीं कैसे कैसे सवाल कर रही थी। ये समझती हो अपने आप को? एमडी ने तुमसे नाम की शादी क्या कर ली? तुम उस पर अपना हक जमाना चाहती हो। पहली बार एक्सीडेंट में नहीं मरी तो इस बार मेरी जान लेकर मुझे सच में एमडी से दूर करना चाहती हो? सच बताओ, तुमने जानबूझकर धक्का दिया था ना मुझे, ताकि मैं इस आग में जलकर मर जाऊं और तुम मुझे एमडी से दूर कर दो? दामिनी, दामिनी, काम लो, रिलैक्स। मैं शांत नहीं होंगी एमडी। ये लड़की ना अपनी हदें पार कर रही है। जरा सी इंसानियत दिखाकर हमने इसे घर में रहने की परमिशन क्या दे दी तो सर पर ही चढ़ गई। सच पूछो तो मुझे लगता है ना इसने बहाना बनाया है इस विलास राव का। मुझे लगता है कि ऐसा कोई है ही नहीं। ये इस घर से जाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया कि विलास इसके पीछे पड़ा है। दामिनी, दामिनी, विलास सच में ही। रियली एमडी, आप इसे डिफेंड कर रहे हैं? डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, रिलैक्स। रहने दीजिए आप। ये लड़की इतनी चालाक है लेकिन तुम इतने भोले हो ना कि तुम्हें इसकी चालाकियां समझ में ही नहीं आ रही है। ये चाहती ही नहीं थी कि मैं इस घर में वापस लौटूं। इसने तुमसे शादी की और ये दौलत और रईसी सब अपना करना चाहती थी, लेकिन मेरे वापस आ जाने से इसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। तब से ये कोशिश कर रही है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। इसीलिए ये मुझे झूठा साबित कर रही है, मुझे नुकसान पहुंचा रही है, आपकी आंखों में मुझे गिरा रही है ताकि आप मुझसे नफरत करें और इसे अपना लें। इसलिए जब देखो बेधड़क हमारे कमरे में घुस आती है, बदतमीज करती है, ये हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। दामिनी, रिलैक्स। क्या बोल रही हैं आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं क्यों करूंगी ऐसा? ये तो तुम बताओगी आराधना। अचानक यूं हमारे कमरे में आ जाना, दामिनी को धक्का देना इस तरह क्यों? क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है साहब जी। मैं आपको इनसे बचाना चाहती हूँ क्योंकि ये असली दामिनी जी नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।